नमस्कार। आज की इस वीडियो में प्रसाद आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक पार्टी के बारे में। आपको कपड़ों को देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूं, लेकिन ये पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। ये पार्टी है आईपीओज की पार्टी, जहां पर आ रहे हैं बहुत सारे आईपीओज। कल्याण ज्वेलर्स है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और कई सारे आईपीओज आ चुके हैं। अब इनमें से कौन से आईपीओ अच्छे हैं, किसे हमें अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में आज होगी बात। उसके अलावा मैं किस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं उसके बारे में भी आज हम करने वाले हैं डिटेल में बात। तो इन सारे आईपीओज का आज होगा डिटेल एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, जिसका आईपीओ 16, 17 और 18 मार्च को खुला रहेगा। इस कंपनी की अगर बात कीजिए तो 1993 को इस कंपनी की शुरुआत हुई है और मुंबई के कल्याण से इस कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं है। कंपनी के जो फाउंडर है उनका नाम है टीएस कल्याणारामन और उनके ही नाम से कंपनी का नाम रखा गया है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स की बात करते तो 1993 में इनका बिजनेस शुरू और इनके आज इंडिया में 160 बड़े शोरूम्स हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इनके 30 बड़े शोरूम्स हैं। कंपनी ने करीब 761 छोटे शोरूम्स शुरू किए हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है माय कल्याण। कंपनी के बिजनेस की बात करते तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर शहर कई सारे ज्वेलर्स होते हैं। तो इसमें दो टाइप के ज्वेलर्स आते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स और एक होता है अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स। ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स की बात करते तो उसमें बड़े प्लेयर्स आते हैं जैसे कि तनिष्क, जॉय लुक्कस, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स और इसी तरह के कुछ बड़े प्लेयर्स। अगर हम अनऑर्गेनाइज ज्वेलर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर छोटे मोटे जो भी है, हर एक सिटी में अलग अलग ज्वेलर्स होते हैं, जैसे कि राम ज्वेलर, विनोद ज्वेलर, श्याम ज्वेलर्स एटसेट्रा। तो इनके ज्यादातर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स होते हैं इनकी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। हार्डली एक फैमिली बिजनेस की तरह से चलाते हैं और एक या दो ही उसी शहर में इनके आउटलेट्स होते हैं। वही अगर हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करते हो तो इनका होता है बड़ा बिजनेस और कई सारे अलग अलग सिटी, अलग अलग शहरों में इनका होता है बड़ा नेटवर्क। तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते तो यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर इस इंडस्ट्री में कंपटीटिव एडवांटेज की बात करते तो दो चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है प्राइस और दूसरी है कारीगरी। जो स्टडीड ज्वेलरी होती है जिसमें स्टोन्स वगैरह स्टडीड किए जाते हैं, वहां पर कारीगरी देखी जाती है कि किस तरह की कारीगरी हो रही है और वो भी कंपटीटिव एडवांटेज बन जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। अगर कोई प्लेयर कोई कंपटीटिव एडवांटेज लेकर आता है तो बाकी प्लेयर्स तुरंत उसे कॉपी करने लगते हैं। तो कोई यूनिक चीज किसी के पास मिलना थोड़ा हो गया है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर अगर किसी को अक्वायर करना है, ग्रैब करना है, तो उसमें भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिलहाल आ रही है। अगर हम कल्याण ज्वेलर्स का रिवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का 74.77% रेवेन्यू आ रहा है गोल्ड से, 23.36% रेवेन्यू आ रहा है स्टडीड ज्वेलरी से और बाकी रेवेन्यू अलग अलग जगह से आ रहा है। कंपनी फिलहाल ब्रांडिंग पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज कंपनी को लग रहा है कि ब्रांडिंग अगर अच्छी हो जाए तो अच्छा खासा बिजनेस और अच्छा खासा मार्केट शेयर वो ग्रैब कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा, लगभग रेवेन्यू का 3% पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केटिंग में और उन्होंने अच्छे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर लाए हैं। कल्याण ज्वेलर्स फिलहाल मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर काफी ज्यादा फोकस करे, बिकॉज कंपनी को लग रहा है कि अगर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर अगर हमें लेना है तो लेट्स फोकस ऑन द मार्केटिंग और इसी को बनाते हैं, अपनी ब्रांडिंग को ही बनाते हैं अपना कंपीटिटिव एडवांटेज। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, कैटरीना कैफ, प्रभु गणेशन, मंजू वॉरियर और नागार्जुन, ये सारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और कंपनी काफी हेवीली ब्रांडिंग पर खर्च भी कर रही है। उन्होंने अपना 3% रेवेन्यू मार्केटिंग पे खर्च किया है ताकि अच्छा खासा ब्रांड बनकर निकल कर आए। अब बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट की, तो कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है कंपनी की स्लगिश ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रही है। एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो फाइनेंशियल 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 7,606 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल 2020 तक धीरे धीरे स्लगिश तरीके से बढ़ते बढ़ते 7,944 करोड़ तक आ गया। यानी इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं रही है पिछले 3 सालों में। अगर हम प्रॉफिट की बात करते तो प्रॉफिट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। 2017 में वो 114 करोड़ था, 2018 में बहुत बढ़ गया, 2019 में बहुत कम हो गया, अगेन 2020 में बढ़ गया। तो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी नजर आ रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी बात नहीं है। और हम कंपनी के कर्ज की बात करते हैं तो कंपनी का कर्ज कुछ खास नहीं है। तो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिलहाल यही है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को उनको अक्वायर करना पड़ेगा और अपनी प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये टास्क बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज कई सारे नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए काम थोड़ा मुश्किल भी कर देते हैं। पीएन गाडगिल जैसे कई सारे प्लेयर्स भी यहाँ पर काफी तेजी से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें ज्यादा मार्केट शेयर अक्वायर करने में कल्याण ज्वेलर्स को श्योरली डिफिकल्टी दे सकते हैं। यानी सिंपली कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो बॉन्ड में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं उनसे भी कम है। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। जहां तक बात है शॉर्ट टर्म गेन की, तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी बहुत कम चल रहा है, 8 रुपए के करीब चल रहा है। सो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या कुछ बस चल रहा है और पहले 2 दिनों में किस तरह से आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिलता है। इन सब चीजों पर आपकी नजर होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान दे रहे हो तो। क्योंकि कई सारे आईपीओ पिछले टाइम में ऐसे भी आए थे कि जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम था, शुरुआत में बस भी कम था,
लेकिन अचानक से बस बढ़ गया, बहुत सारे लोगों ने उसे पहले और दूसरे दिन सब्सक्राइब कर लिया और अच्छी खासी लिस्टिंग भी उन्होंने दे दी है। सो ऐसे में सिर्फ ग्रे मार्केट को देखकर काम नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा करंट मार्केट बज़ और पहले 2 दिन वो आईपीओ किस तरह से सब्सक्राइब करता है, इस पर भी आपका ध्यान देना होगा। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर कोई आईपीओ 7 to 8 टाइम से ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब होता है तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन फैक्ट्स पर आप जरूर नजर रखिए। अब बात करते हैं अगले आईपीओ के बारे में, जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। कैसा ये आईपीओ है, क्या इसे हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल्स और बाकी ग्रोथ कैसी है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कल्याण ज्वेलर्स का नाम कल्याण इसलिए था क्योंकि कंपनी के फाउंडर का नाम था टीएस कल्याणरामन। वही अगर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात करते थे, यहाँ पर कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनका नाम लक्ष्मी जी नहीं है। रवि गोयंका एंड फैमिली इस कंपनी को चलाते हैं। गोयंका फैमिली के पास ही कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का ये आईपीओ 15, 16 और 17 मार्च को खुला रहेगा। और कंपनी के बिजनेस की बात करते तो 1989 को ये बिजनेस शुरू हुआ और वहां से लेकर अब तक कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी मेनली ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है जिसे मेडिसिन, केमिकल्स, इंक और कलर पिगमेंट बनाने में यूज किया जाता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इथाइल एसीटेट का इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर इथाइल एसीटेट की बात करते तो उसे पेंट्स, परफ्यूम और कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों में यूज किया जाता है जिनकी डिमांड आगे चलकर तेजी से बढ़ भी रही है और बढ़ भी सकती है। कस्टमर्स की बात करते तो B2B कंपनी का बिजनेस है। कंपनी सीधे दूसरे बिजनेसेस को अपनी ये प्रोडक्ट्स बेचती है एज अ रॉ मटेरियल। और कंपनी के क्लाइंट सिर्फ इंडिया से नहीं है, यूएस, यूके, यूएई, चाइना, रशिया, इन सारी कंट्रीज से है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते तो डॉक्टर रेड्डीज लैब, माइलान लैब, मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल्स, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, इन जैसे बड़े बड़े कंपनी के पास क्लाइंट्स हैं। कंपनी का लगभग 75% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 13% यूरोप से और बाकी का रेवेन्यू अलग अलग कंट्रीज से आता है। उसके अलावा कंपनी डाइकेटिन डेरिवेटिव्स का इंडिया का अकेला प्रोड्यूसर है। और कंपनी जिस बिजनेस में काम करती है उसमें एंट्री बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा। अगर किसी को आना है तो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाना, बड़े बड़े क्लाइंट्स को अक्वायर करना एक टफ जॉब है। तो एंट्री बैरियर ज़रूर यहाँ पर है और इसका फ़ायदा लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेना चाहिए। कि जहाँ तक केमिकल बिजनेस की बात है तो चाइना यहाँ पर किंग है, लेकिन कोरोना वायरस के ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से चाइना की जो इमेज है उसको ज़रूर धक्का पहुँचा है। सो ऐसे में लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट को जल्द से जल्द ग्रैब करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसे बाहर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करे। तो देखते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेती है, तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहाँ तक कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात है तो कंपनी का रेवेन्यू 2017 में 1076 करोड़ था, जो कि 2022 तक बढ़कर 1366 करोड़ हुआ है। यानी अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 26% से बढ़ा है। और प्रॉफिट की बात करते तो कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2017 में 70.78 करोड़ था, जो कि 2020 तक 78.62 करोड़ हुआ है। यानी रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों में भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्लगिश है। लेकिन अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस को देखते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका मेन प्रोड्यूसर लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर होगा आने वाले टाइम में। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस को देखकर ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करते तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का फिलहाल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 100 रुपीज के करीब चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आपको अगेन देखना पड़ेगा कि जब जैसे जैसे आईपीओ आता है मार्केट में किस तरह का बज़ क्रिएट होता है और पहले 2 दिन किस तरह से आईपीओ सब्सक्राइब होता है। जहां तक मेरी बात है तो मैं इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने वाला हूँ। अब बात करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। कंपनी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला है 2017 में। उसके बाद कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। 2009 में ये कंपनी शुरू हुई, उसके बाद इन्हें लाइसेंस मिला 2017 में और उसके बाद कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रही है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की जहाँ तक बात है तो इनके जो लोन्स भी होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं। ज़्यादातर लोन इनके 25 लाख से कम है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट में 48% की ग्रोथ हो गई है। ये सिर्फ 1 साल की फिगर और इसी तरह की ग्रोथ लगातार यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर मेन जो मार्केट शेयर है स्मॉल फाइनेंस में वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्विटास और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हो तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास फिलहाल 4-5% का स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट शेयर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्केट शेयर फिलहाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है। कंपटीशन की बात करते तो कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक किस तरह से आगे तेजी से बढ़ती है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। अपनी ग्रोथ से अगर अच्छा खासा स्टिक करके रखती है तो कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है फ्यूचर में।
कंपनी की अगर फाइनेंशियल ग्रोथ देखी जाए तो वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 2015 में कंपनी का रेवेन्यू 118 करोड़ था, वहां से वो अच्छी खासी तेजी से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 854 करोड़ तक आ गया है। सिमिलरली कंपनी का प्रॉफिट 2015 में 16 करोड़ के करीब था, जो कि अब तक बढ़कर 110 करोड़ के करीब आया है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है और कंपनी के जो बाकी फाइनेंशियल्स है उनमें बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी के एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फिलहाल तो कंट्रोल में है, लेकिन एक प्रॉब्लम फिलहाल कंपनी के सामने ये है कि कंपनी के बहुत सारे लोन्स अनसिक्योर्ड हैं। जिन लोन्स के पीछे कुछ गिरवी नहीं रखा जाता उन्हें अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हो गए, एजुकेशन लोन हो गए, ये कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स के एग्जाम्पल हैं। और कई सारे बिजनेस कैटेगरी के लोन्स भी अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2018 तक कंपनी के 94.81% लोन्स अनसिक्योर्ड लोन्स थे, और अगर फाइनेंशियल 2020 की बात करते हो तो तब तक कंपनी के 77.49% लोन्स अनसिक्योर्ड थे। यानी कंपनी के ज्यादातर लोन्स यहाँ पर रिस्की कैटेगरी से हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से कंपनी यहाँ पर मैनेज करती है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ी आसानी इसलिए भी है क्योंकि लोन्स की अमाउंट उतनी ज्यादा नहीं है। तो आगे भी किस तरह से कंपनी अपनी रिस्क मैनेज करेगी ये आपको देखना होगा। और जहां तक कंपनी की ग्रोथ की बात है, सेक्टर की ग्रोथ की बात है, तो सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और आगे भी ग्रो होता ही रहेगा। बस यहाँ पर कंपनी किस तरह से उस ग्रोथ को मैचअप करती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नजर आती है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो। जहां तक आईपीओ को अप्लाई करने की बात है तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सही नजर आ रहा है और कंपनी की ग्रोथ भी मुझे सही नजर आ रही है। तो इस आईपीओ को भी मैं अप्लाई करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैं किसी आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूँ या फिर किसी स्टॉक को खरीद रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको वो खरीदना है। हम पूरा एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको चीज़ें सही लगती है तो ही आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज स्किप कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में आती है उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे ही अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको समझ में आएगी, तो किसी और के एडवाइस पर डिपेंड ना रहे। यही एक इंपॉर्टेंट गुजारिश हमारी आपसे रहेगी। अब बात करते हैं अगले आईपीओ के बारे में जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। जहां तक इस कंपनी की बात है तो कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाती है। वो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और हेवी व्हीकल्स के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाती है, जैसे कि पावर ट्रेन, सिलेंडर ब्लॉक्स, क्रैंक्स केसेस एटसेट्रा। अगेन ये बिजनेस भी B2B बिजनेस है जहां पर कंपनी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज को बेचती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मित्सुबिशी, अशोक लेलैंड, जेसीबी इंडिया ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट और मेन क्लाइंट्स है। अगर हम कंपनी के कंपटीटिव एडवांटेजेस की बात करते तो कंपनी का मेन कंपटीटिव एडवांटेज ये है कि कंपनी का 69% ऑपरेटिंग रेवेन्यू उन क्लाइंट से आता है जो कंपनी के साथ पिछले 10 साल से है। यानी कंपनी पिछले कई सालों से अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रख चुकी है। और इसके अलावा चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है जिसके पास बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे कि हमने बात की कोविड-19 की वजह से उनकी इमेज खराब हो गई है, तो इसका फायदा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मिल सकता है। आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है या फिर मेक इन इंडिया का कैंपेन है, इसका भी इनको फायदा मिल सकता है। तो इन सारी चीजों की बेनिफिशियरी कंपनी यहाँ पर हो सकती है। वही अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हो 2016 में कंपनी का 981 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2020 तक बढ़कर 1492 करोड़ हुआ है। वही अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हो तो कंपनी का प्रॉफिट काफी वोलेटाइल है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो 31 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2019 में बहुत ज्यादा बढ़कर 97 करोड़ हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगेन कम होकर 41 करोड़ हुआ। तो जहां तक फाइनेंशियल्स की बात है तो उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे उनको देखकर आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म में ट्रैक जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ है आज के इंपॉर्टेंट आईपीओ के रिव्यूज। एक और आईपीओ इसमें बाकी रह गया है, वो है नजारा टेक्नोलॉजीज का। ये इंडिया का पहला स्टार्टअप है, बड़ा स्टार्टअप जिसे हम कह सकते हैं, जो सीधा बड़े तौर पे NSE BSE पर लिस्ट होने जा रहा है। BSE ने एक्चुअली स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया है जहां पर छोटे छोटे स्टार्टअप लिस्ट होते हैं, लेकिन अगर बड़े स्टार्टअप की बात करें तो नजारा टेक्नोलॉजी पहला स्टार्टअप रहेगा जो यहाँ पर लिस्ट हो रहा है। साथ ही कंपनी के जो प्रमोटर है उनमें मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का नाम शामिल है। तो ऐसे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग ये आईपीओ होने वाला है। तो इसका आईपीओ हम आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपके पास लेकर आएंगे। रिसेंटली हमने बिजनेसेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है टेक ऑफ, और उसके बाद हम हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आप हर साल 2-4 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो और वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, तो उन प्रॉब्लम्स को आप नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करके उसमें मेंशन कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो भी आप नीचे दिए हुए फॉर्म में फिल करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करें, आईपीओस की नॉलेज उन तक भी पहुंचाएं। आज का वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो इस आईपीओ पार्टी को ज्वाइन करने चल रहा हूँ, आप किस आईपीओ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज यहीं पर रुकेंगे और आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए FNO प्ले एप्लीकेशन ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।